हेलो एंड वेलकम टू प्रो एनसीएस। इस बार जो पेपर हमने लिया था वो पेपर था इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ का चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक। जब मैं 7 से 12 की बात करता हूँ, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, एनबीएफसीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड। अब ये सारी बातचीत करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक ये 7 to 12 के चैप्टर्स में कमज़ोर हैं। यस 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 यस, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स की नॉलेज की वीकनेस है, अंडरस्टैंडिंग की वीकनेस है, कई चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में समझ में आई रही थी और आंसर्स चेक करते समय ये चीज़ें भी समझ में आती है कि कई स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं। बाय द वे, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हम अपना लेक्चर देख रहे हैं या ये टेस्ट पेपर्स लेना चाहते हैं, वो सिंपली provinccs@gmail.com पे ईमेल कर दीजिए। टेस्ट पेपर्स विद सॉल्यूशन आपको मेल हो जाएंगे। क्लियर? ये सिंपल सा फंडा था, वो डिस्क्रिप्शन में भी जनरली मैं पुट अप करता हूँ। आप provinccs@gmail पे मेल कर दिए, आपको टेस्ट पेपर्स भेज दिए जाएंगे। ठीक है? अब यहाँ पे बच्चों से बहुत बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन बहुत डिससेटिस्फैक्शन आया जब ये 7 to 12 आया। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये बच्चों की कमज़ोर कड़ी वाले चैप्टर्स हैं। समथिंग, दीज चैप्टर्स आर समथिंग दैट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू दैट लेवल, और ये डिसअपॉइंटिंग भी रहा। पर ठीक है, चलो भाई, बच्चों ने जो भी कुछ किया, अभी आई विल टेल यू क्या क्या चीज़ों का ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा वाइल डूइंग दिस चैप्टर। पहला क्वेश्चन ऐसा था, व्हाट इज द पार्किंग ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरो प्रोसीड्स। मतलब कैसे पार्क होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स थी। और आई वुड से कहीं ना कहीं बच्चे इस बात में कंफ्यूज थे, कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आ रहा था, सर मैं ये लिखूँ या ये लिखूँ। डोमेस्टिक पार्किंग्स और ओवरसीज पार्किंग के बारे में और रिक्वायर्ड रेटिंग सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में था। आंसर के तौर पे आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि ईसीबी प्रोसीड्स इंडिया के बाहर पार्क हो सकते हैं। यू कैन पार्क इट डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। तो आपको पार्किंग में कभी कोई फंडा नहीं आता। एंड पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स मेंट ओनली फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर्स कैन be parked pending utilization also. ये भी आंसर में लिखना था। Till utilization, these funds are invested in certain liquid assets. Remember, liquid assets. Okay? कई बच्चे लिख के आए थे, it has to be invested in assets. तो लिक्विड एसेट्स की चाहिए थी ताकि हम लोग जब भी ज़रूरत पड़े वो पैसा वापस ले सके। और पार्किंग का प्रोसीड्स का मतलब ये था कि अभी मेरे पास एक्सेस कैश पड़ा है और मुझे वो पार्क करके रखना, अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में पड़ेगी। तो वहाँ पे पॉइंट नंबर ए में डिपॉजिट इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ओके, रेटेड नॉट लेस देन प्रिस्क्राइब रेटिंग, ये लिख सकते थे। ट्रेजरी बिल्स एंड अदर मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स 1 year मैच्योरिटी हैविंग अ मिनिमम रेटिंग एज इंडिकेटेड अबाउ, ये था। डिपॉजिट्स विद द फॉरेन ब्रांचेस इन इंडियन बैंक्स, ये वाला पार्ट भी आंसर में आपके आ सकता है। Then, उनको छोड़ के पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स डोमेस्टिकली के अंदर आप ये भी लिख सकते थे that ECB proceeds are meant for rupee expenditure should be repatriated immediately for the credit to rupee। यानी पैसा अगर इंडिया में या रुपी नेचर में है तो रुपी में रिपैट्रिएट करके पार्क कर सकते हैं। एंड ECB borrowers are also allowed to park ECB proceeds in term deposits with AD category 1 bank in India for a maximum period of 12 months cumulatively, and these deposits should be kept in unencumbered positions। बस इतना सा आंसर था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन द काइंड ऑफ आंसर्स रिटन बाय स्टूडेंट्स, कई तो छोड़ के ही आया था, पता नहीं कौन से चैप्टर का लिखता है, और कई लोगों को जो आता था बट वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। तो ये चीज़ ऑब्जर्व की है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है? बाद में दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा था दैट व्हेन बोर्ड ऑफ अप्रूवल इज empowered to suspend the letter of approval granted to the developer under the special economic zone। अब देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात ये थी कि आपसे ये पूछा गया है कि सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स का आंसर देखते हुए ये मालूम पड़ा कि वो लेटर ऑफ अप्रूवल कैसे मिलता है, उसका आंसर लिख के आ गए व्हेन द लेटर ऑफ अप्रूवल इज ग्रांटेड, जबकि क्वेश्चन ये था सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल। इससे एक चीज़ मालूम पड़ता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी कई स्टूडेंट्स की जो तैयारी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्टिल दैट हिंजेस देयर, स्टिल दैट इनकन्वीनियंस इज देयर। ठीक है? इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप राइटफुली अगर फ्रेम करते तो काफ़ी कुछ लिख पाते थे। ठीक है? सो इस क्वेश्चन का आंसर सेक्शन 10 के हिसाब से आता था। एंड सेक्शन 10 का एक शॉर्ट आंसर, स्वीट आंसर सब इतना ही था कि सेक्शन 10 एम्पावर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू सस्पेंड द लेटर ऑफ अप्रूवल विच इज ग्रांटेड टू द डेवलपर फॉर द होल और पार्ट ऑफ हिज एरिया एस्टैब्लिश एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन and for a period not exceeding 1 year, and appoint administrator to discharge the functions of the developer in accordance with the terms and conditions of letter of approval, okay, so that he can manage the special economic zone accordingly।
and the suspension may be ordered by the board if it is of the opinion in following circumstances. तो एक सेक्शन 10 का पार्ट जहाँ पे शुरुआती पार्ट में लिखा कि लेटर ऑफ अप्रूवल का सस्पेंशन तब होता है जब पूरे एरिया को बराबर से मैनेज नहीं कर पाता और 1 साल के पीरियड से ज़्यादा वो मैनेजमेंट बराबर से हैंडल नहीं कर पाते, तो हमको सस्पेंशन का पीरियड लेना पड़ता है. और सस्पेंशन के रीजन से हो सकते हैं जैसे डेवलपर इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शन एंड ड्यूटीज इम्पोज, या डेवलपर हैज बीन परसिस्टेंटली डिफॉल्टिंग इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस गिवन, या developer has violated with the terms of the letter of approval, या developer's financial position is that he is unable to fully and effectively discharge his functions and duties and obligations. मतलब ये गिनती के 4-5 चीज़ें थी, ये भी कई स्टूडेंट से मिस आउट हो गई. ओके, बस सोचा नहीं था इतना बुरा जाएगा पेपर, बट यस याद रखना आपके ये चैप्टर्स में कमी है. ओके, क्वेश्चन 2A था, बहुत सिंपल था, व्हाट इज NBFC. और मैं इस बात पे भी सरप्राइज हूँ कि स्टूडेंट्स को NBFC का डेफिनेशन नहीं आता है. यस, बारिंग फ्यू, आई वुड से बारिंग फ्यू स्टूडेंट्स, बाकी सब ने डेफिनेशन क्रिएट किया है अपने मर्जी से. NBFC इज समथिंग विच टेक्स लोन, विच गिव्स लोन एंड दे आर लाइक बैंक्स एंड ये सब. ये आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख रहे, आप अपना लॉ लिख रहे हो. पक्का बोल रहा हूँ, आप अपना लॉ लिख रहे हो, अपने वर्ड्स में नहीं. तो NBFC का जो डेफिनेशन पार्ट था वो सेक्शन 45I सब क्लॉज F में आता है. क्लियर? तो NBFC का डेफिनेशन प्लीज ध्यान रखना. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ NBFC अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45I क्लॉज F ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. बाय द वे NBFC एक्ट करके कुछ नहीं है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स के आंसर में ये भी देखा एज पर NBFC एक्ट. तो प्लीज रिमेंबर NBFC एक्ट करके कुछ नहीं है. तो एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट NBFC है क्या? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच इज अ कंपनी. एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है विच इज अ कंपनी विच हैज पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट्स अंडर एनी काइंड ऑफ स्कीम और अरेंजमेंट और लेंडिंग इन एनी मैनर. ओके, ये पॉइंट कई लोगों को याद थी, रिसीविंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग, लेकिन बाकी की चीज़ें याद नहीं. Such none other banking that is banking institution or class of institution as a reserve bank may with the previous approval of the central government notify in this behalf. बस इतना था तो आंसर था. आई एम स्टिल द स्टूडेंट्स वर स्ट्रगलिंग, तो ये थोड़ा इनकन्वीनियंट लगा था. ठीक है, क्लियर? फिर मैं क्वेश्चन 2B पे आता हूँ. ये पार्ट था कंपटीशन का, और आप लोग जानते हो कंपटीशन एक्ट अकेला ही 25 मार्क्स का चैप्टर है जो आपके पूरे EBSL को हिला सकता है. लकीली ये क्वेश्चन का आंसर काफ़ी हद तक satisfactory था, but I wouldn't say fully satisfactory. As a person who is checking the paper and the person who is teaching the students, कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है यार इसमें कमी है, स्टूडेंट्स को और थोड़ा पॉलिश करना चाहिए. आंसर एक्चुअली कंसेप्ट बहुत सिंपल था. क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि क्योर फार्मा लिमिटेड, डायग्नोसिस फार्मा लिमिटेड डीलिंग इन मेडिसिन रिलेटिंग टू कार्डियक डिजीज, दे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट to jointly produce, supply and distribute their products. Competition Commission has received a complaint that the agreement is anti-competitive and against the interests of the person who is dealing in trade. What factors CCI will take into account to determine whether this agreement has appreciable adverse effect on competition in the market or not? बस इतना ही जानना था कि हमको factors कौन से हैं, what factors to be taken, okay, to determine whether the agreement has appreciable adverse effect on the competition in the market or not. बस मतलब आपको सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 क्रिएशन ऑफ एंट्री बैरियर्स और दैट इज हिंड्रेंसेस इन द मार्केट फ्लो को जो बस इतना भी याद होता तो भी काम हो जाता. कुछ स्टूडेंट्स लिख पाए, बाकी के स्टूडेंट्स ने लिखा लेकिन उन्होंने अपने खुद के फैक्टर्स बनाए. तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसा मत कीजिए. यहाँ पे इस आंसर को लिखने का तरीका ये हो सकता था. आई रिपीट, ये मेरे मॉडल आंसर्स है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते थे. तो यहाँ पे आप लिख सकते थे कि कंपटीशन एक्ट दैट इज कंपटीशन कमीशन व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर एन एग्रीमेंट हैज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द कंपटीशन एक्ट विल टेक इनटू अकाउंट फैक्टर्स लाइक क्रिएशन ऑफ barriers for the new entrants, driving existing competitors outside the market, foreclosure of competition by hindering entry into the market, accrual of benefits, improvement in production, distribution of goods and services, promotion of technical, scientific, economic development by means of production. तो इतना सही था. आई नो चीज़ें बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन हर चीज़ ऐसी लग रही है जैसे आप लोगों के लिए काफ़ी भारी गई हो, या चैप्टर अभी भी कंफर्टेबल सेंस में नहीं है आप लोग. ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन पेपर का दूसरा पार्ट से इतना था कि व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर्स अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज. ठीक है, आई वुड से यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री था, मतलब 50% मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का आंसर बहुत अच्छे से प्रिविलेजेस पूरे अच्छे से लिख पाए, कई स्टूडेंट्स अगेन अपनी मर्जी के प्रिविलेजेस लिखने पे आ ही गए थे. तो प्रिविलेजेस किसके लिए लिख रहे हैं हम? स्टेटस होल्डर्स जो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट्स करते हैं उन लोगों के प्रिविलेजेस की बात कर रहे थे. ठीक है,
तो वहाँ पे प्रिविलेजेस में आप ये पार्ट डेफिनेटली लिख सकते थे चाहते तो क्या क्या चीज़ें प्रिविलेजेस में इंक्लूड हो सकती थी। ओके तो प्रिविलेजेस में आप लोग ये इंक्लूड कर सकते थे, द स्टेटस होल्डर अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी शैल हैव प्रिविलेजेस लाइक ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंसेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स on self-declaration basis. Input-output norms, priority fixed within 60 days. Exemption from furnishing bank guarantees for the scheme. Exemption from compulsory negotiation of documents. 2-star and above exporters shall be permitted to establish warehouses. 3-star and above exporters shall be entitled to the benefits of aggregated claims of the client programs. Okay, so and few further, the status holder will be entitled to preferential treatments while handling consignments. Then manufacturers who are also status holders will be enabled to self-certify the goods when they are qualifying for the PTA, that is preferential trading agreements या FTA, foreign trade agreements, comprehensive economic cooperation agreements या CEPA, that is comprehensive economic partnership agreements के हिसाब से जब आप goods export करते हो तो आप खुद certify कर सकते हो. That was a privilege. And manufacturer exporters are also status holder eligible for self certification of originating. आप लगा सकते हो कि आप इंडिया के हो या कोई और नेशन के, आपके ऊपर था. And status holder shall be entitled to export freely exportable item free of cost basis for the export promotion subject to the annual limits of 10 lakh or 2% of the average annual export realization during the preceding 3 licensing years, whichever is higher. बस ये इसमें से अगर आपको सारा भी याद नहीं है तो मेन पॉइंट्स भी याद रख के आप गिनती के 5-6 पॉइंट्स भी अच्छे से डालते तो भी काम हो जाता. क्लियर? बट स्टिल मैंने बोला ना, अपने अपने प्रिविलेजेस क्रिएट करने पे लग गए थे. ठीक है, अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3B पे. 3B की बात करूँ तो व्हाई डू वी नीड कंपटीशन. अरे बाप रे, स्टूडेंट्स ने इसका आंसर तो जो अपनी मन मर्जी से क्रिएट किया है कि हमें कंपटीशन क्यों चाहिए. बस कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन अच्छी चीज़ है, कंपटीशन मार्केट में अच्छे बातें होती है, कंपटीशन से मार्केट ग्रो होती है, कंज्यूमर को फ़ायदा होता है. बस अपनी मन मर्जी. एक्चुअली ये क्वेश्चन वैसे भी लॉ के रिलेटेड नहीं था तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते थे, तो ठीक है, उसके हिसाब से उसको मार्किंग दी गई है. बाकी मॉड्यूल के बेस पे इसका आंसर बहुत छोटा बहुत स्वीट था. इसका छोटा सा आंसर सिर्फ इतना था, कंपटीशन इज नाउ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज अ बेस्ट मीन्स ऑफ एश्योरिंग कंज्यूमर्स दे हैव द एक्सेस टू द broadest range of services at the most competitive prices, and producers will have the maximum incentive to innovate, reduce the cost, meet the consumer demand. Competition thus promotes allocated productive efficiency, but all this requires a healthy market, and conditions and governments across the globe are increasingly trying to make the markets more imperfection through appropriate promotion of competition. बस इतनी सी बात थी. बट ठीक है, वॉट एवर यू हैव रिटन यहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी वैसा ही था. ठीक है, अब आता हूँ क्वेश्चन 4A पे. क्वेश्चन 4A यही वाला आंसर आई वॉज क्वाइट कन्विंस्ड का अच्छा लिखा स्टूडेंट्स ने एंड क्वाइट सेटिस्फाइड. तो यहाँ पे हाँ, बट आई वुड स्टिल से देयर आर गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको शायद ये पता ही नहीं है प्रोविजंस लगता है. जितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है आई बिलीव काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में से गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनको शायद ये पता ही नहीं है, वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी लिखे जा रहे थे. So Mr. Jaydev was the chairperson of the Competition Commission and he has ceased to hold office on 31st March 2019. Recently he has been offered the post of Executive Director with the attractive remuneration and perquisites in the following organizations. Arnab Limited, a private sector public company which has been a party to the proceeding before commission. बस ये line hit हो गई, party to the proceedings. बस ये line hit हो जानी चाहिए थी. And National Milk Products Limited, a government company as defined in the provisions of Companies Act. Mr. Jaydev is confused and seeks your advice regarding the selection of appropriate concern which he should be joining examining the situation. बस आपको एक situation दिया था कि एक competition commission का chairperson या कोई member रिटायर हो रहा है, रिलीज हो रहा है और वो जा रहा है किसी कंपनी को ज्वाइन करने, तो कौन सी कंपनी उसके लिए अप्रोप्रिएट होगी. आपको याद होगा सेक्शन 12 के हिसाब से लिखा गया कि कौन सी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है और कौन सी नहीं कर सकता. फिर भी मैं बोला गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस प्रोविजन को या तो भूल गए थे या उनको समझ में ही नहीं आया. ओके, आंसर अगर इस क्वेश्चन का देखो तो बहुत सिंपल था. सेक्शन 12 के हिसाब से इट प्रोवाइड्स दैट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years from the date on which the chairman or any other member who ceased to hold the office shall not accept any appointment in any connected with the management or administration of
any enterprises which has been a party to the proceedings before the commission. This restriction, however, shall not apply to any employment under the central government or a state government, local authority or any other corporation which is established by or under Central, State, Provincial Act or the government company as defined in the Companies Act. Okay, so in view of the aforesaid, Mr. Jaydev cannot join Arnab Limited for the period of 2 years starting from the 1st of April. However, there is no bar for him to joining National Milk Products Limited. He can join that. Okay, clear? तो ये बात सबको समझ में आई? Fine. तो आंसर वॉज एक्चुअली सिंपल और कई स्टूडेंट्स ने अच्छे से लिखा, विच वॉज वेरी गुड फॉर मी. लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव मेस्ड अप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दैट, अगर क्वेश्चन पेपर से देखो तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, EIC के बारे में पूछा गया था. ओके, आपके जनरल शॉर्ट नोट की तरह IC के बारे में कुछ भी नहीं छापने का था. और एक चीज़ मैंने फिर से ऑब्जर्व की है कि स्टूडेंट्स जो स्कैनर पढ़ के जाते हैं या सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ के जाते हैं वो हमेशा मैसअप करते हैं. यहाँ पे EIC के बारे में पूछा गया था, स्कैनर के अंदर EIC पूरा डिस्क्राइब्ड नहीं था. क्लियर? तो हुआ क्या? हुआ वही, बस अपनी मर्जी से IC और EIC एक ही चीज़ होती है, छाप दो. बस यही छापे गए थे. बट फिर भी आई वॉज हैप्पी दैट मैनी स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड द क्वेश्चन वेल. काफ़ी अच्छे से लिखा है आंसर. सो इट वॉज फॉर हैप्पी, आई वॉज हैप्पी विद द कंटेंट विच इज़ प्रोड्यूस. ठीक है, बाकी EIC के बारे में बात करूँ तो EIC के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और एग्जामिनेशन में ध्यान रखने का. ओके, EIC is a 10-digit number and it is allotted to the person and that is mandatory for undertaking any kind of export or import. The allotment of import-export in electronic form, the following procedure may be adopted. Firstly, आप लिख सकते थे the exporter-importer, they have to make an application in ARF 2A form granted for EIC in the office of the regional authority of DGFT. And those who have digital signatures can sign and submit the application online with the requisite documents. Another may take a printout, sign an undertaking, give a declaration of the same with the requisite document and submit the copy to the jurisdictional regional authority के office में. Okay, that is one of the way of making the application. फिर उसके बाद आता है कि आगे के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी थी. तो ये ध्यान रखना था कि if there is a deficiency in the application form, it has to be removed by re-logging online EIC application on the DGFT website and the form again by paying the requisite application processing charges. And when EIC is approved by the competent authority, the applicant is informed through the email the computer generated EIC is being available on the DGFT website. You just have to click on the application status and having filed or submitted the requisite details, online EIC form can be downloaded. That was all. Okay, and कौन से documentation that you have to submit वो अपने को बस इसके साथ जोड़ने थे. So if you can see certain documentations जो आपको इसके साथ submit करनी है. Okay, so briefly following are the requisite details of documents, scan copies that has to be submitted or uploaded for the EIC numbers. यहाँ पे details of entity seeking the EIC, that is a PAN of the business entity in whose the import export could be done. Then address proof of the applicant, then LLPEIN, okay, limited liability partnership की number है, CIN for companies and registration certification number अगर कोई और applicable authority है, and bank account details of the entity and cancel check, एक check cancel करके printed form बैंक का certificate के साथ, details of the proprietor, partner, director, secretary and chief executive or the managing trustee has to be given in form of PN, permanent account number for all the categories, and DIN or DPIN for the companies and LLP firm के हिसाब से. और signatory की जहाँ तक बात करूँ तो identity proof has to be given for the signatory applicants. तो उनके identity proof जैसे identity proof something like driver's license or whatever, PAN और digital. अब सर मुझे इतना सारा याद नहीं है, ठीक है आपने डॉक्यूमेंट्स याद नहीं है, तो पर कम से कम ऊपर जो मैंने आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया कम से कम उतना तो डिस्कस करके आया करो. ओके, वहीं पे भी कई स्टूडेंट्स चुप गए थे. तो प्लीज़ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो. और यही पॉइंट प्रॉब्लम है कि आप समझ के नहीं लिख रहे हो, आप बस लिखते जा रहे हो और साफ मालूम पड़ता है 7 to 12 चैप्टर्स आप लोगों के बहुत वीक है. तो प्लीज़ उसके लिए उस चीज़ का ध्यान रखना. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 अपना सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज के बारे में पूछा था. अगेन एक डेफिनेशन पूछ लिया गया और स्टूडेंट्स ने ब्लंडर करना शुरू कर दिया. क्लियर?
ओके मैं बार बार बोल चुका हूँ, अपने वर्ड्स में लिखना अलग बात होता है और अपना लॉ लिखना अलग बात होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी के चैप्टर में सा क्वेश्चन था, सिंपल सा डेफिनेशन था। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ एग्जाम के लिए याद रखना। Infrastructure finance company means non-deposit taking NBFC that fulfills the criteria. Minimum 75% of its total assets should be deployed in infrastructure loans. Net owned funds 300 crores or above. Minimum credit rating A or A equivalent of the CRISIL, Fitch, CARE, ICRA, Brickwork rating, कोई भी rating से ले लो, or by any other credit rating agency. And CRAR, okay, that is credit reserve against assets requirement for 15% has to be with मिनिमम टायर वन फॉर टायर वन अगर होगा तो 10% होगा, नहीं तो CRAR 15% है। इतना सा पार्ट था। अगेन देखो, आप खुद देख लो आंसर्स कौन से बड़े हैं, कौन से बड़े बड़े मैंने लंबे लंबे आंसर्स लिखे, स्मॉल स्वीट आंसर्स थे। बस इतना था कि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ओके क्लियर। एंड ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 5B का। टू कंपनीज आर प्रपोजिंग अ मर्जर. Since the combined turnover of the post-merger will exceed the threshold limits as per Section 5 of the Competition Act, the transferring company intends to understand from you what are the prerequisites. अब the question clearly पूछ रहा है कि what are the prerequisites to be met before the Competition Commission for the proposed merger. Okay? और एक हिंट आपको ये भी मिल चुका है, ये Section 5 का क्वेश्चन है। तो आंसर में फैक्टर्स कहाँ से आए, मतलब कहाँ से लिखे थे, दे हैव टू सी दिस फैक्टर्स दैट फैक्टर्स, मेरे को कहीं समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के आंसर में मैंने फैक्टर्स देखे थे, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कॉम्बिनेशन, सेक्शन 26 और 19 और ये सब कहाँ से आए। आपको सिंपली इतना पूछा गया है कि एक सेक्शन 5 का प्रपोज मर्जर हो रहा है और प्री रिक्विजिट्स क्या थे। प्री रिक्विजिट्स सिंपली ये थे, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, सेक्शन 6 का रिक्वायरमेंट था। ठीक है, अच्छा आपने अगर फैक्टर्स भी डिस्कस किए, नो डाउट उसके लिए भी मार्क्स दिए गए हैं जहाँ पे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स सूटेबली डिस्कस की गई है, बट दैट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ द आंसर इफ यू वांट टू मेक इट अ बिग आंसर। ओके, जैसे सीसीआई में एप्लीकेशन जाने के बाद सीसीआई विल कंसिडर फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द आंसर। आगे का प्रोसेस तो डिस्कस करना रह ही गया था। ओके, तो ये जो मैं बोल रहा था वो इस पार्ट के बारे में था कि जब दो एंटरप्राइज का मर्जर होता है तो हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं और कॉम्बिनेशंस में इन सब चीज़ों की बात आती है। सो सिंस टू एंटरप्राइज आर प्रपोजिंग अ मर्जर, इट्स अ कॉम्बिनेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। As stated in the facts given in the question, the combination exceeds the threshold limits, लिखा हुआ है। Therefore, the prerequisite for Competition Commission is regulation of combination under Section 6. That is, each of the enterprise in the combination, they have to give a notice to the Commission disclosing the details of the proposed combinations. Such intimation has to be submitted within 30 days of the approval of the proposal of merger or amalgamation by the Board of Directors, and no combination will take effect for 210 days, having from the date of the notice of the Commission, whichever is earlier, barabar, and the commission may conduct investigation into the combination to determine whether the combination has appreciable adverse effect or not. Clear? And lastly, हमको ये discuss करना था that the commission may allow the combination if it will not have any appreciable adverse effect on the competition and pass the appropriate orders thereon. If it is of the opinion that such combination is likely to have appreciable adverse effect, बस इतनी सी बात थी। येट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इस चीज़ में ब्लंडर कर गए थे। ठीक है, फाइन। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की जहाँ तक बात करूँ उसको देखता हूँ। तो राइट अ शॉर्ट नोट स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ने गड़बड़ की। गड़बड़ ये की कि इसके साथ में अथॉरिटी वर्ड लिखा था और स्टूडेंट्स SEZ के बारे में लिखे हैं। SEZ इज अ फ्री जोन, ये वो। पूछा क्या था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, और लिख के क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, बट जिन स्टूडेंट्स ने करेक्टली आंसर लिखा है, हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने क्वेश्चंस को समझ के आंसर लिखा है। ओके, और जिन्होंने नहीं लिखा है, प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप, मेरे को पक्का यकीन हो गया है पेपर्स इतने सारे चेक करने के बाद कि आप लोगों को ये चैप्टर्स में बहुत वीकनेस मिल रही है। मतलब यू आर नॉट डैम श्योर अबाउट द सब्जेक्ट दैट ये चैप्टर्स हम लोग लिख के आओगे, यू नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑल्सो एट मैनी प्लेसेस, वो साफ दिख रहा है। ठीक है, चलो इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी की बात करो। सेक्शन 31 डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी, मतलब वो ऐसी अथॉरिटी है जो पूरे SEZ को मॉनिटर करती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो देखने का, उसकी बात हो रही थी, पूरे SEZ की नहीं।
The competition authority, that is for every SEZ, has to exercise the power which is conferred for discharge of the functions. So in case of an existing SEZ, central government has an power to establish an authority within 6 months from the date of commencement. It further provided that the person or the authority, including that of the development commissioner, which is exercising the control on an existing SEZ, shall continue to do so till the authority is constituted. तो जब तक अथॉरिटी नहीं आती तब तक डेवलपमेंट कमिश्नर इस काम को देखेगा. And section 31 subsection 2 provides that every authority shall be a body corporate by the name assigned and have a perpetual succession common seal with the power to acquire, hold and dispose of the property movable or immovable and enter into contract. मतलब देखो एक्चुअली स्पेशल आपके एरिया में ना डेफिनेटली म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ होगी. अगर आपने कभी देखा होगा ना, आपके एरिया में म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ होगी. तो अगर आपके एरियाज़ में म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ है, वैसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अपनी खुद की अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, तो ये अथॉरिटी पूरी तरह एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट की तरह पूरा मॉनिटर करेगी उन चीज़ों को. ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, जब तक डेवलपमेंट कमिश्नर नहीं कर पाता, दैट इज डेवलपमेंट कमिश्नर की भी एक लिमिट है, उसके बाद फिर एक हायर अथॉरिटी चाहिए. So section 31(9) stipulates that no act or proceedings of an authority shall be invalidated merely by reason of any vacancy in or any defect in the appointment of any person or member, okay, any irregularity in the procedure not affecting the merits of the case. ठीक है, अगर आपने इतना भी डिस्कशन कर लिया तो भी ठीक है, आपने अथॉरिटी के बारे में भी बताया होता ना तो भी आंसर्स को मार्क्स देने लायक होता. बट आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बताने चले गए थे, यहाँ पे स्टूडेंट से थोड़ी गड़बड़ हो गई थी. क्लियर. अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बताने के बाद में सेक्शन 6B आया और ये तो ऐसा लगा कि भाई स्टूडेंट्स ने लिटरली छोड़ के आया भाई सर ये क्या होता है. सो व्हाट इज अनट्रेसेबल एंटिटी पूछा था एग्जैक्टली अंडर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग गाइडलाइंस एंड व्हाट एक्शंस आर सजेस्टेड बाय RBI to be undertaken in respect of untraceable entities. So untraceable entities होती क्या है, RBI ने उसके बारे में क्या एक्शन प्रिस्क्राइब किया है, इतनी सी बात पूछी थी. एंड मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस हो रहा है कि स्टूडेंट्स तो सीधा इस आंसर को छोड़ के ही आए हैं. मतलब इस आंसर के लिए वो खुद ही अनट्रेसेबल हो गए हैं. क्लियर. तो कहीं ना कहीं आप लोग के कुछ एक स्टूडेंट्स के अंदर में ये कमी ऑब्जर्व की गई. कुछ स्टूडेंट्स ने डेयरिंग की थी अनट्रेसेबल एंटिटी के बारे में लिखने के लिए. देखो एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जो एक अननोन टॉपिक से आ जाता है, एक ऐसे टॉपिक से आप लोग ने कभी सोचा नहीं था, अच्छा ऐसा भी हो सकता है. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे. फिर भी स्टूडेंट्स के आंसर्स देख के आज इतना खुशी नहीं लग रही है इस आंसर को डिस्कस करते हुए. ठीक है, चलो फिर भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर लेना. मैंने आपको हिंट दे दिया है कि ये सारे चैप्टर्स आप लोगों के लिए एक्चुअली डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में से जा सकते हैं, तो प्लीज़ इसकी तैयारी अच्छे से रख लेना. ओके, सेक्शन 6B का आंसर डिस्कस करते हुए इतना बोलूँगा कि एज पर ECB गाइडलाइंस एनी बोरोअर हु हैज़ रेज्ड ECB विल बी ट्रीटेड एज अनट्रेसेबल एंटिटी if that entity, if that auditor, if that director, if that promoter are not reachable, responsible, replying in the negative terms over the emails, letters, phones for a period of not less than 2 quarters, okay, for not less than 2 quarters, documented communication reminders numbering 6 or more of fulfilling the following conditions. मतलब 2 क्वार्टर से ज़्यादा हो गए, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 6 बार रिमाइंडर्स उनको भेज चुके हैं और अभी तक भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो हम उसको अनट्रेसेबल होते. जैसे आप किसी को फ़ोन ट्राई कर रहे हो और बार बार फ़ोन किए जा रहे हो, वो क्या रहा है, वो आ ही नहीं रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा. 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, इतने सारे रिमाइंडर के बाद भी नहीं आ रहा, तो ऐसा पर्सन जो इतने सारे रिमाइंडर्स के बाद भी नहीं आ रहा, वो अनट्रेसेबल हो जाता है. फिर कंडीशन में ये बोला गया कि एंटिटी नॉट फाउंड टू बी ऑपरेटिव एट द रजिस्टर्ड ऑफिस address as per the records available with the AD bank or not found to be operative during the visible visits of the officials of the AD bank or any other agencies. तो इसके साथ साथ देखो वो रिमाइंडर्स का रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो तो ठीक है. जब हमारे पर्सन्स विजिट करते तो एंटिटी वहाँ पे नहीं मिलती है. एंड एंटिटीज हैव नॉट सबमिटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट फॉर द लास्ट 2 years ऑल्सो. तो ये डेफिनेशन की वजह से वो एंटिटी अनट्रेसेबल एंटिटी के कैटेगरीज में फॉल करती थी. ठीक है. अब इस अनट्रेसेबल एंटिटी के ऊपर RBI का क्या एक्शंस था, सिंपल इतना था, दे हैव टू फाइल अ फॉलोइंग एक्शंस हैज टू बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनट्रेसेबल. अगर अनट्रेसेबल ट्रेसेबल हो जाए तो दे हैव टू फाइल अ रिवाइज्ड ECB फॉर्म इफ रिक्वायर्ड फॉर द लास्ट फॉर्म and the last ECB2 form without certification from the company that untraceable entity written in bold on the top. The outstanding amount will be treated as written off from the external debt liability of the country
and may be retained by the lender in its book for the recovery through the judicial or non-judicial. Okay, तो जितनी भी बैंक गारंटी है, जितनी भी गारंटी अगेंस्ट ईसीबी दी गई थी, जिसमें गवर्नमेंट गारंटीज भी होती है एक तरह की, वो सारी की सारी वाइप ऑफ हो जाती है अगर एक एंटिटी अनट्रेसेबल हो जाती है, और फिर वो पर्सनल लाइबिलिटी पे चले जाते हैं. द बैंक एंड द government is not taking any kind of liability, and no fresh ECB application by the entity should be examined or proposed by the AD bank, and Directorate of Enforcement should be informed whenever any entity designated as untraceable, and no inward remittance or debt servicing will be permitted under the auto route. ये कुछ एक कंडीशंस है जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखी है इन रिस्पेक्ट ऑफ अनट्रेसेबल एंटिटीज. ठीक है, समझा? फाइन. पेपर तो शॉर्ट था और मैंने क्विकली समझा भी दिया, लेकिन स्टिल मैं बोलता हूँ प्रिपरेशन कई वीक है. प्लीज़ इस टाइम पे इन सारी प्रिपरेशंस पे ध्यान दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपके करियर का सवाल है. ओके, सो डू इट वेल फॉर योर एग्जाम्स. ऑल द बेस्ट. एंड हाँ, अगर किसी को फिर भी पेपर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे ही डाल कर रखा हूँ. ईमेल कर देना provingscs@gmail.com पे, आपको पेपर मिल जाएगा. ठीक है, चलो बाय.